हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आपकी रिक्वेस्ट थी सर सैम्पल पेपर सॉल्व करवा दूं, तो मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए सैम्पल पेपर सॉल्व करवाऊंगा। फिलहाल बात करते हैं, जल्दी से मैं बता दूं ओवरव्यू सैम्पल पेपर का। कितने क्वेश्चंस होंगे? टोटल 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो कि 3 सेक्शन में डिवाइड होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके पास 20 क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन बी में 20 क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे 10 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए में आपको 16 क्वेश्चंस करने हैं, सेक्शन बी में 16 करने हैं और यहाँ पे 8 करने हैं। तो इस प्रकार से आपको टोटल 40 क्वेश्चंस करने होंगे अपने पेपर में, क्योंकि 40 मार्क्स का पेपर है। हर क्वेश्चन में 1 नंबर आपको मिलेगा। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ए कंप्लीट करते हैं जरा फटाफट। ये सेक्शन ए है हमारा, तो ये पहला क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे मैं असाइनमेंट प्रोवाइड करता हूँ, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है, साइन ब्रैकेट में π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस का 1/2 इज इक्वल टू, बताना है किसके इक्वल है। ये वैल्यू हमें पता करनी है कि ये रिजल्ट किसके इक्वल है। तो कैसे करेंगे हम लोग? साइन π/3 माइनस, अब एक देखो, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस का साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस का साइन इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ पे जो साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो ये जो माइनस है बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस पहले से भी है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा साइन इनवर्स 1/2। समझ में आ गया सबको? जरा बताओ मैंने क्या किया। ये जो माइनस है ना, ये इस वाली प्रॉपर्टी से बाहर आया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो साइन इनवर्स साइन, और यहाँ पे π/3 है, π/3 साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है? 30 डिग्री पे, यानी कि ये π/6 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लें 6, तो ये आएगा 2π + π, तो ये आ जाएगा साइन 3π/6, 3 2 जा 6, ये आ गया साइन π/2। तो साइन 90 कितना होता है? 1। तो आंसर आ जाएगा डी का। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट करते हैं। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फंक्शन इज दिस कंटिन्यूअस। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो हमें पता है लिमिट की जो वैल्यू होती है, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0, f(x) जो होता है वो तुम्हारा f(0) के इक्वल होगा, क्योंकि ये 0 पे कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लिमिट की जो वैल्यू होगी फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगा। अब लिमिट जो फंक्शन है वो कितना दे रखा है ये, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, f(x) हमारे पास है 1 माइनस कॉस kx अपॉन x साइन x साइन x, और f(0) की वैल्यू है 1/2। तो बस इसको सॉल्व करना है हमें। अब ये कितना होता है ये समझते हैं। 1 माइनस कॉस ये होता है 2 साइन स्क्वायर, और एंगल हाफ हो जाता है। देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो होता है, ये नोट कर लिया अगर आपको नहीं पता है, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो लॉजिक ये होता है कि यहाँ पे अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे हो गया थीटा, यानी एंगल हाफ हो गया। एंगल क्या हो गया? हाफ। तो अगर यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस हो गया 2 साइन स्क्वायर, 2 थीटा का थीटा हुआ यानी एंगल हाफ हुआ, तो kx का हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा? kx/2 आ जाएगा अपॉन x इंटू साइन x, यही तो आएगा। आया समझ में? अच्छा, हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि यार, एक प्रॉपर्टी पता है कि लिमिट अगर 0 है तो साइन x अपॉन एक्स ये 1 होता है। साइन x अपॉन एक्स क्या होता है? 1। तो ये साइन x है, तो इसके नीचे x लगा लें अगर, और यहाँ पे भी x का मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 1 हो जाएगा। यस और नो? अच्छा, ये राइट हैंड साइड में इक्वल टू 1/2 है, ठीक है। अब देखो क्या क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू, ये साइन स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये फाइनली कितना बन जाएगा? अगर मैं इसको इरेज करके एक्स स्क्वायर लिख दूं तो ये एक्स स्क्वायर है, तो मैं इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेता हूं इस तरीके से, साइन kx/2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और ये साइन एक्स अपॉन एक्स वैसे भी 1 हो जाएगा, मैं 1 ही लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 1/2। ये तो 1 हो जाता है तो मैं लिख ही देता हूँ 1। अच्छा, यहां से क्या रिजल्ट आएगा इसको समझ लेते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी बता देता हूं मैं आपको कि लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 है, साइन ax अपॉन एक्स है। देखो
साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, लेकिन अगर एक्स का कुछ कोफिशिएंट है तो वो आंसर होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो साइन एक्स अपॉन एक्स ना होके कुछ एक्स का कोफिशिएंट है k/2, तो k/2 होगा यहाँ पे। तो 2 बाहर, यहाँ पे आएगा k/2, यहाँ से आएगा k/2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, और इक्वल टू क्या है 1/2। तो ये आ जाएगा 2 इंटू k²/4 इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये 2 2 जा 4, 2 से फिर ये 2 कट जाएगा, तो k² इक्वल टू 1 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू +-1 आ जाएगी। आया समझ में? लेकिन तुमसे बोला गया है कि k की वैल्यू लेस देन 0 दे रखी है, तो यानी k क्या आ जाएगा -1, यानी कि बी पार्ट। आया समझ में? अगर नहीं आए तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन कैसे हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड में है एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 है, यानी कि आपके पास मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है वो A11, A12, A21, A22 है। ठीक है, यही होता है 2x2 का मतलब। ठीक है, अच्छा इसमें एक कंडीशन दे रखी है एलिमेंट के बारे में। ये क्या है? एलिमेंट है कि अगर i और j इक्वल नहीं है तो 1 है, और अगर i और j इक्वल है तो 0 है। इसका मतलब i और j अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या रिजल्ट है? इक्वल पे 0, तो यानी ये 0 होगा। अगर ये इक्वल नहीं है, ये i और ये j है, तो 1 है, तो ये 1 है, ये 0 है। समझ में आ गई बात? ये तुम्हारा आ गया ए, मतलब एलिमेंट को हम ए आई जे लिखते हैं, आई जे। तो बोला था आई और जे अगर इक्वल नहीं है तो 1 लेना है, तो 1 और 2 ये इक्वल नहीं है तो ये 1 है, बाकी सब में 0 है। अब हमें निकालना है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए, यानी 0 1 1 0 का मल्टीप्लाई करना है 0 1 0 1 0 में। ठीक है, ये हमें करना है। करो जरा मल्टीप्लाई, कैसे होता है? पहला रो पहले कॉलम में मल्टीप्लाई होगा तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 आ गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 आएगा, इसका करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी पार्ट। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना तो आई होप सबको आते ही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में लिखा सिंगुलर मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। याद रखना सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो होता है वो 0 होता है, ये सेट रूल है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है, तो डिटरमिनेंट कैसे निकलता है? k का मल्टीप्लाई 2k में करोगे, -8 4 जा 32 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 2k³ इक्वल टू 32, k³ इक्वल टू आ जाएगा 16। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा, सॉरी 2k है यहाँ पे, स्क्वायर नहीं, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो k स्क्वायर आएगा। तो k की क्या आ जाएगी? +-4 सी पर। ठीक है, यानी याद रखना जब सिंगुलर मैट्रिक्स का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको समझ लेना डिटरमिनेंट को क्या करना है? 0 करना है। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये अपना जो चैनल है इसकी प्लेलिस्ट पे जाना। अगर आप 12th क्लास में हैं सारे बच्चे, तो क्लास 12th का देखो मैंने पूरा एनसीईआरटी, जब भी रिवाइज करो आपको कोई क्वेश्चन डाउट आ जाए, मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रखा है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रखा है। ठीक है, और पेपर टाइम आ जाए और आपको किसी पर्टिकुलर एक चैप्टर को रिवाइज करना है, तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है यहाँ पे 1 शॉट वीडियो की। और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने तो ये भी मैंने चैप्टर वाइज बना रखा है पूरा। एमसीक्यू कर सकते हो, काफी अच्छा कंटेंट है, आप एक बार यूज करके देखें, आपको पता लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, सर बोर्ड एग्जाम में कैसे बोर्ड में अच्छे नंबर लाएं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, अपना क्लास बता देना किस क्लास में। देखा, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और आपको एफ दे रखा है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन आपने ये चैप्टर अगर पढ़ लिया है एओडी, तो आपको पता होना चाहिए कि f' जो होता है इस केस में ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो ये आएगा 2x - 4, तो 2x ग्रेटर देन 4, यानी x की वैल्यू 2 से बड़ी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 से बड़ी आ जाएगी। इसका मतलब 2 से इनफाइनाइट। 2 से बड़ी का क्या मतलब है? अगर ये नंबर लाइन है यहाँ पे 2 है, तो 2 से बड़ी का मतलब है 2 से इनफाइनाइट। नेक्स्ट देखते हैं, एक ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर दिस, डिटरमिनेंट ए है -4, आपको एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। इसका आप लोग सभी बच्चे फॉर्मूला याद रखें इस वाले क्वेश्चन का। इसका फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डिटरमिनेंट में बहुत ज्यादा यूज होता है, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्या है फॉर्मूला? एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर
n माइनस वन, ठीक है। तो डिटरमिनेंट कितना है, -4 है, n माइनस वन, n क्या होता है ऑर्डर, तो ऑर्डर 3 है, तो 3 माइनस वन, तो -4 की पावर 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 16, ये डी पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना था आपको। एक आपको r दे रखा है 1,1, पढ़ लो आप लोग क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं क्वेश्चन आराम से, फिर पहले खुद से पता क्या करो, वीडियो को पॉज, क्वेश्चन मैंने दिखा दिया, वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है, आराम से देख लो सारा क्वेश्चन, फिर जब ना समझ में आए तब आप एक्सप्लेनेशन को देखो, ठीक है। क्या लिखा हुआ है जरा समझते। अ रिलेशन R 1 to 3, R एक ऐसा दे रखा है, फिर लिखा है विच ऑफ द ऑर्डर पेयर इन R शैल बी रिमूव्ड, कौन सा ऑर्डर पेयर रिमूव कर दिया जाए जिससे इक्विवेलेंस बन जाए। इक्विवेलेंस का मतलब है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है, तीनों होने चाहिए। तो अगर आपके सेट में 1 2 3 है, तो अगर मुझे रिफ्लेक्सिव बनाना है तो 1 1 2 2 3, ये 3 3 दे रखा है, 3 3 का तो होना बहुत जरूरी, नहीं तो रिफ्लेक्सिव ही नहीं होगा। तो इसका मतलब इनको तो बिल्कुल भी रिमूव नहीं किया जा सकता, ये तो अच्छी बात है, पहले ही पता लग गया। अच्छा, सिमेट्रिक में क्या होगा, 1 2 है, 1 2 अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो 2 1 करना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा, समझ रहे हो, नहीं तो नहीं होगा, और यहाँ 2 1 नहीं है, तो इसका मतलब मुझे इस 2 1 1 2 को हटा देना है। अगर मैं इस 1 2 को हटा दूं तो अगर मेरा रिलेशन ये है 1 1 2 2 3 3, तो ये रिलेशन तुम्हारा सिमेट्रिक भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे सर ट्रांजिटिव में तो ए बी और बी सी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर ए बी और बी सी होता है तब ए सी का होना जरूरी होता है, अगर ए बी और बी सी है ही नहीं तो वो रिलेशन रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो आप मेरे 1.1 एक्सरसाइज जो मैंने एनसीईआरटी करवा रखी है उसमें समझो, ठीक है। तो फिलहाल ये रिलेशन बन जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन, इसका मतलब इसको रिमूव करना है, बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यार, तो मैट्रिक्स कंपेयर करने वाला क्वेश्चन है, पहला एलिमेंट इसके इक्वल कर दो, तो 2a + b = 4, a - 2b = -3, यहाँ से a b के वैल्यू निकाल लेना, और यहाँ पे 5c - d = 11, 4c + 3d = 24। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ठीक है। यहाँ से a b मिल जाएगा एलिमिनेशन मेथड से, यहाँ से cd, और a b cd के लिए यहाँ पुट कर देना, आंसर आपका आएगा 8, आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये करके देखिए। नेक्स्ट है फाइंड द पॉइंट एट विच नॉर्मल टू द कर्व दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। पढ़ो पहले आप लोग क्या लिखा है इसमें, पढ़ लेते हैं अच्छे से, क्या लिखा है, फाइंड द पॉइंट, एक कर्व है कोई, वो कर्व दे रखा है कोई, फाइंड द कर्व एट विच द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू द कर्व। देखो अगर ये कर्व है तो कर्व का कुछ टेंजेंट होता है, मान लो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट, ठीक है, और ये नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर टेंजेंट के, ये आपका होता है नॉर्मल, ये आपका होता है नॉर्मल, ठीक है, ये पता है आपको, आई होप पता होगा ये चीज। क्या क्वेश्चन में बोला था, द पॉइंट एट विच नॉर्मल, ये जो पॉइंट है ना ये तुम्हें बताना है जिसपे नॉर्मल बनाई गई है इस कर्व पर, ये कर्व है तुम्हारा, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, मतलब ये जो नॉर्मल है ना एक लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, एक लाइन है जिसकी इक्वेशन दे रखी है 3x - 4y - 7 = 0, इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। अब पढ़ो जरा स्टेटमेंट फिर से आप लोग, क्या लिखा है, कोई एक कर्व है जिसपे तुम्हें एक पॉइंट बताना है जिससे नॉर्मल बनाया गया है और वो नॉर्मल परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस लाइन के साथ, ठीक है। तो एक बताओ, आपको जो कर्व दिया जाता है जैसे ये y = x + 1/x है, तो आपको सिखाया गया होगा कि जब भी कोई टेंजेंट का क्वेश्चन आता है नॉर्मल का, तो आप जब कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं यानी dy/dx, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1/x का माइनस का 1/x² होता है। तो जो ये dy/dx होता है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। अच्छा अब एक चीज बताओ, अगर नॉर्मल से ये लाइन परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये वाली लाइन और टेंजेंट आपस में क्या है, पैरेलल है। तो अगर तुमने इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट कर ली
वही तुम्हारी टेंजेंट की स्लोप होगी और वहां से तुम्हें x मिल जाएगा। समझ में आया? फिर से बता देता हूँ क्या है कॉन्सेप्ट समझना, कि अगर ये नॉर्मल जो है, नॉर्मल के साथ ये लाइन परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट के साथ क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अगर ये कर्व है तो कर्व के साथ अगर ये टेंजेंट है, तो अगर नॉर्मल तुम्हारा परपेंडिकुलर है तो लाइन और ये टेंजेंट पैरेलल होगा, इसका मतलब इस लाइन की जो स्लोप होगी वही तुम्हारी टेंजेंट की स्लोप होगी, और जो तुम डिफरेंशिएट करते हो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होता है। तो बात करते हैं कि इस लाइन की स्लोप आखिरकार है क्या। तो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7, या यहाँ से 4y कितना आएगा, 4y आ जाएगा 3x माइनस का 7। ठीक है, तो y आ जाएगा 3/4x प्लस माइनस का 7/4। आपको पता होगा कि कभी भी लाइन से अगर स्लोप निकालना है तो हम कंपेयर करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, इससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर कभी भी स्लोप निकालना हो ना तो y को रखो LHS में, बाकी सबको कर दो RHS में। y को रखो LHS में और बाकी सबको कर दो RHS में। ठीक है, तो वहां पे जो x का कोफिशिएंट होगा वही स्लोप होता है। तो m इक्वल टू आ जाएगा 3/4, ये स्लोप आ गया, ये स्लोप है 3/4। तो यहाँ पे 3/4 पुट कर दीजिए, क्योंकि इस लाइन की स्लोप और टेंजेंट की स्लोप क्या है, इक्वल। तो 3/4 इक्वल टू 1 माइनस 1/x स्क्वायर, ये इधर जाएगा 1 माइनस 3/4, तो 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 3, ये 1/4 आ जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2। लेकिन हमें दे रखा था x 0 से बड़ा है, यानी कि x की वैल्यू 2 आएगी, और अगर x 2 है तो इस वाले कर्व में y पुट कर दो, तो y इक्वल टू x प्लस 1/x है, तो 2 प्लस 1/2 यानी 5/2 आ जाएगा। तो पॉइंट हो गया 2, 5/2 यानी ए पार्ट, यानी ए पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। आया समझ में? तो ये था इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो मैं साइड हट जाता हूँ, आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो आसान होता है, हमें क्या करना होता है, अगर बाहर साइन है तो अंदर साइन लाना है, तो इसको अल्फा मान लो। तो tan इनवर्स x अगर अल्फा है तो tan अल्फा कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, x के नीचे 1 मान लो। ट्राइंगल बनाना, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब पाइथागोरस से ना हाइपोटेनियस निकाल लो, तो AC स्क्वायर कितना आ जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, यानी AC आ जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये √1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। तो मुझे इसको साइन में लिखना है, तो साइन अल्फा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन दिस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अल्फा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैंने इसको अल्फा लिया था, तो अल्फा अगर मेरा tan इनवर्स x था, तो यहाँ पे अल्फा कितना है, साइन इनवर्स है, तो ये आ जाएगा साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हट जाएगा, आंसर आ जाएगा x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर डी पार। ठीक है, आया समझ में? तो इस तरीके से आपको कन्वर्जन करके करना होता है, अल्फा ले लिया करो। लेट द रिलेशन आर इन द सेट दिस, 0 से लेकर 12 तक एलिमेंट है, और रिलेशन में तुम्हें दे रखा है ए बी वो ऑर्डर पेयर है जिसमें a माइनस बी का जो मल्टीपल है मल्टीपल ऑफ 4 है। ठीक है, और इक्विवेलेंस क्लास बतानी जिसमें 1 है। पहले तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब समझ लो। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है अगर 1 के लिए बताना है तो तुम्हें 1 के साथ ये मान लो कि a तुम्हारा 1 है, अब b को तुम्हें सिलेक्ट करना है। ठीक है, b को तुम्हें सिलेक्ट करना है, ये 1 फिक्स हो चुका है, इस 1 के अकॉर्डिंग तुम्हें b को, ये a मान लो, b को सिलेक्ट करना है जिससे a और माइनस b का डिफरेंस जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 आए। ठीक है, तो अब तुम b कहाँ से लोगे, जो ये तुम्हें सेट दे रखा है 0 से लेके 12 तक, 0 से लेके 12 तक तुम्हें लेना है, और z तुम्हारा इंटीजर नंबर है। ठीक है, तो अगर मैंने a को 0 लिया, b को सॉरी, तो 1 माइनस 0 1 आएगा, वो 4 का मल्टीपल नहीं होगा। अगर मैंने 1 लिया तो 1 माइनस 1 मतलब b 1 हो गया, ये मैं b ले रहा हूँ। ठीक है, 1 माइनस 1 0, और 0 तो 4 का मल्टीपल होता है, फिर ये हो जाएगा। 2 लिया तो 1 माइनस 2 1 आएगा, नहीं होगा। 3 लिया नहीं होगा, 4 लिया नहीं होगा, सीधा 5 लेना पड़ेगा। 1 माइनस 5 4 होता है, 4 का मल्टीपल चाहिए था। ठीक है, और देखते हैं बी के लिए क्या ले सकते हो, 6 नहीं ले सकते हो, 7 नहीं ले सकते हो, करके देखना।
8 नहीं दे सकते तो 9 ले लोगे, क्योंकि 1 माइनस 9 8 होता है, वो 4 का मल्टीपल है। बाकी 10, 11 और 12 ये भी नहीं होंगे, आप चेक कर लेना। यानी कि आपको इक्विवेलेंस क्लास करने के लिए आप ये माना करो ए तो दे दिया है, अब मुझे बी को ऐसा लेना है जिससे कि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। मतलब अगर 1 का इक्विवेलेंस क्लास पूछा है तो तुम्हें ये समझना है कि 1 तो दे दिया है, अब मुझे बी ऐसा सिलेक्ट करना है, ए तो मिल गया, बी ऐसा लेना है जिससे डिफरेंस जो है 4 का मल्टीपल आ जाए। तो आंसर क्या है 1, 5 और 9 ए पर, ठीक है 1, 5, 9 आ जाए। e की पावर x प्लस वाई इस तरीके से दे रखा है, e की पावर x प्लस वाई डी बाई डी एक्स निकालना है। वैसे तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन मैंने देखा जब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो बच्चे फंस जाते हैं आंसर निकालने में। तो बेस्ट तरीका क्या है, आप सभी में e की पावर x प्लस वाई से डिवाइड कर दीजिए, सभी में पूरे एलएचएस, बहुत आसान हो जाता है इस वाले मेथड से, ठीक है। तो e की पावर x, इसको क्या लिख सकते हो, e की पावर x इंटू ई की पावर वाई, इसको लिखेंगे e की पावर x इंटू ई की पावर वाई, और ये कट के 1 हो गया, ये कट गया और ये कट गया, क्या बचा अब? ये e की पावर y को ऊपर भेज दो तो e की पावर माइनस वाई, ये ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 1, हो गया आसान। अब कर दो डिफरेंशिएट, अब डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x माइनस वाई का, एक तो माइनस बनाएगा, और y का डिफरेंशिएशन क्या होता है डी बाई डी एक्स, प्लस e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स का करोगे तो माइनस बनाएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। तो ये हो गया माइनस टाइम्स ई की पावर माइनस एक्स, ये हो गया माइनस ई की पावर माइनस डी बाई डी एक्स। इस टर्म को इधर कर दो, तो माइनस ई की पावर माइनस वाई डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, ये डिवाइड में आएगा तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस टाइम्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर माइनस वाई। अब ये टर्म अगर ऊपर जाएगा तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस ई की पावर वाई माइनस एक्स आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, सी पार्ट आया समझ में। तो इस प्रोसेस से करोगे तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला सी जो मैट्रिक्स है इसका, पढ़ लो आप लोग, पॉज कर दो वीडियो को। गिवन दैट मैट्रिसेस ए एंड बी, ए का ऑर्डर है 3 इंटू एन और बी का ऑर्डर है एम इंटू 5, ठीक है। देन ऑर्डर ऑफ सी, सी का ऑर्डर बताना है, और ये कंडीशन है। देखो यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है, प्लस का मतलब है दो मैट्रिक्स ऐड हो रही हैं, तो जब भी दो मैट्रिक्स ऐड और सब्सट्रैक्ट होती है दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। यानी कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो एम हो गया 3। यहाँ पे अगर एन है, यहाँ पे 5 है तो एन हो गया 5। तो अगर मैं फाइनल ऑर्डर देखूं, अगर मुझसे कोई बोले मुझे जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, अब वैसे सब आपस में बराबर है, हमें पता लग चुका है कि एन की वैल्यू 5 है और हमें पता लग गया एम 3 है, तो ऐड करोगे, ऐड करने पे भी फाइनल ऑर्डर सेम ही रहता है, तो 3 इंटू 5 रहेगा। यानी सी का ऑर्डर क्या आएगा 3 इंटू 5। समझ लो बात, अगर दो मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं तो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर होने चाहिए सेम, तो यहाँ से एम और एन आ गया था। अब अगर एन 5 है एम 3 है, तो जो ऑर्डर मिला अल्टीमेट वो 3 इंटू 5 है, तो अल्टीमेट जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर जो होगा वो 3 इंटू 5 ही होगा, 3 क्रॉस 5 जो रिजल्टेंट होगा वो सेम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, y इक्वल टू 5 cos x माइनस का 3 sin x। आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, तो फटाफट एक बार डेरिवेटिव कर देते हैं, डी बाई डी एक्स। 5 cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, sin का क्या होता है cos x, तो ये आ गया माइनस का 5 sin x माइनस का 3 cos x डी बाई डी एक्स, ठीक है। अब एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस का 5 साइन का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 साइन x, ठीक है। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर मैं इन दोनों में माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 5 cos x माइनस का 3 साइन x, और इसको ध्यान से देखो तो ये y के इक्वल आ गया, तो ये माइनस वाई आ गया, समझ ए पार्ट, इसका आंसर आ जाएगा ए पार्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं एमसीक्यू प्रोवाइड कर दिया है और भी करूंगा अभी, ठीक है। तो ए आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसमें 2 माइनस 11 5 7। क्वेश्चन में एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज निकालना है, तो आपको पहले एडजॉइंट निकालना आना चाहिए। तो एडजॉइंट क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूं एडजॉइंट ए बताओ क्या है, तो वो होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज।
कोफैक्टर का ट्रांसपोज, यानी जो कोफैक्टर होते हैं उनका ट्रांसपोज होता है। अब ये कोफैक्टर कैसे आते हैं, उसके लिए आपको माइनर्स निकालने पड़ते हैं, M11, M12, M21, M22, ठीक है, ये माइनर है। माइनर से निकालने हैं कोफैक्टर, माइनर से निकालना है कोफैक्टर। माइनर कैसे निकलता है, 2 का निकालोगे तो ये 7 आ जाएगा, 5 का -11 ये 5 आएगा और ये 2 आएगा। अब कोफैक्टर कैसे आता है, आई होप सबको पता हो। देखो, अगर 1 + 1, अगर ये दोनों नंबर का सम अगर इवन है तो जो माइनर है वही कोफैक्टर होगा। अगर ऑड नंबर है, जैसे यहाँ पे ऑड है तो साइन चेंज कर दो, यहाँ पे भी ऑड है साइन चेंज कर दो, साइन चेंज का मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये सेम रहेगा। बस यहाँ पे पुट करो तो एडजॉइंट ए आ जाएगा हमारा 7, 11 -5 2 का ट्रांसपोज करना है तो ये आ जाएगा 7, 11। रो तुम्हारा जो है वो कॉलम बन जाएगा। इस तरीके से तुम्हारा एडजॉइंट ए आ गया। लेकिन तुमसे क्वेश्चन में एडजॉइंट ए का भी ट्रांसपोज पूछ रहा है, एडजॉइंट ए का भी ट्रांसपोज, तो कोई नहीं, ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। इस तरीके आंसर आ जाएगा। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, सी पार्ट ऑप्शन है, ठीक है, सी पार्ट आ गया इसका आंसर। आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लो जरा। क्वेश्चन 16 में क्या दे रखा है, इसमें कुछ इस तरीके से बोला है कि एक कर्व अगर है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, एक कर्व पे पॉइंट बताना है, और एक टेंजेंट जो है, अब ये मान लो कहीं एक्स एक्सिस है कहीं वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है, ये जो टेंजेंट है ना वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है। अब आप बताओ, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो थीटा कितना हो गया यहाँ पे 90 डिग्री। तो अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो स्लोप का फॉर्मूला आपको पता होगा, 11th क्लास में आपने पढ़ा था, स्लोप होता है tan थीटा। तो थीटा तुम्हारा 90 डिग्री है अगर एक्स एक्सिस से, तो 90 डिग्री के लिए क्या होती है 1/0 यानी अनडिफाइंड। तो अगर वाई एक्सिस का स्लोप 1/0 है तो इसका मतलब जो ये टेंजेंट है ना इसका भी स्लोप 1/0 है। बात समझ में आ रही है, समझो इस चीज को, फिर से समझना, फिर से बताता हूं कि ये एक कर्व है, ये एक कर्व है तुम्हारा जिसपे ये टेंजेंट है, ये एक कर्व है जिसपे ये तुम्हारा टेंजेंट है, ठीक है, और जो टेंजेंट है वो वाई एक्सिस के साथ है पैरेलल, ठीक है, जो टेंजेंट है वो है वाई एक्सिस के साथ पैरेलल, ठीक है, वो तुम्हारा वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है, ठीक है, और वाई एक्सिस की स्लोप कोई पूछे तो tan 90 से आ रहा है 1/0, इसका मतलब जो वाई एक्सिस की स्लोप है वही टेंजेंट की होगी, उसको 1/0 रखना है। अब बात आती है टेंजेंट की स्लोप कैसे आएगी, तो सीधी सी बात है, जो कर्व होता है उसको जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो dy/dx जो होता है वही तुम्हारा टेंजेंट ऑफ, मतलब वही टेंजेंट की स्लोप होती है। तो बस डिफरेंशिएट कर दो, यहाँ से डिफरेंशिएट करते हैं। x² का डिफरेंशिएशन 2x/9, y² का डिफरेंशिएशन 2y/16 तो रहेगा, लेकिन इस वाले में dy/dx भी आता है। जब y का डिफरेंशिएशन होता है तो क्या होता है dy/dx भी तो आता है, और 1 का डिफरेंशिएशन 0। इस टर्म को इधर ले आओ तो ये बच गया LHS में, तो 2y/16 dy/dx इज इक्वल टू माइनस का 2x/9, 2 से 2 कट गया, ठीक है, 16 यहाँ आएगा, तो फाइनली dy/dx आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 16/9 x/y। चेक कर, ये y जो है डिवाइड में आ गया, इस तरीके से रिजल्ट आएगा। समझ में आ गया, देख लो, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब जो dy/dx है वो स्लोप है, और स्लोप कितना है 1/0 है, तो 1/0 रख दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये भी ये पूरा 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 मिलेगी तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 0। देखो y यहाँ आएगा और ये पूरा 0 कर देगा x को सबको, तो y मिल गया। अब y को 0 अगर मैं यहाँ पुट कर दूं y की वैल्यू तो x मिल जाएगा, तो x²/9 प्लस y को अगर 0 पुट करूंगा तो यहाँ 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 1, तो x² = 9 आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-3। तो पॉइंट होता है x, y, तो +-3, 0। सी पार्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है 12th क्लास में कि सर हमें ये चीज़ करवा दीजिए जो आपकी हेल्प कर सकता है, मुझे जरूर बताना,
मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स है जिसमें एक एलिमेंट है AIJ और इस मैट्रिक्स में 3x3 ऑर्डर की है, डिटरमिनेंट दे रखा है। इस समेशन का मतलब देख लो क्या है, AI2 AI2। देखो ये 2 तो फिक्स है, ठीक है, ये जो 2 है वो फिक्स है, I को बदलना है। I को क्या करना है, बदलना है तुम्हें। अब अगर मैं I की वैल्यू यहाँ पे 1 रखूं तो A12 आएगा, ठीक है। और कहां तक रखना है, 3 तक पुट करना है। मैंने पहले I को 1 रखा, ये समेशन का साइन होता है, किसका होता है, ये समेशन का साइन होता है, तो प्लस आएगा। फिर हम I को 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा A22, यहाँ भी A22 आ जाएगा, प्लस फिर आएगा A32 और यहाँ पे आ जाएगा A32। इस तरीके से रिजल्ट आएगा, आप चेक करें, इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। अब याद रखना, जो आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हो ना, एक एलिमेंट होता है और एक कोफैक्टर होता है। अगर एलिमेंट और उसका कोफैक्टर सेम है, एलिमेंट और कोफैक्टर सेम है, कोफैक्टर सेम का मतलब यहाँ एलिमेंट अगर 1 2 है तो इसका कोफैक्टर भी 1 2 है, एलिमेंट अगर 2 2 है तो कोफैक्टर भी 2 2 है, 3 2 है तो 3 2 है। ऐसे केस में ये जो रिजल्ट होता है वो डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिजल्ट आपको दे रखा है -7 है, यानी ये जो रिजल्ट है, जो ये पूछा जा रहा था, वो -7 के इक्वल होगा, क्योंकि ये जो रिजल्ट आया है वो डिटरमिनेंट के इक्वल ही होता है, ठीक है। ये आपने एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज बताया गया होगा आपको, ठीक है, नहीं बताया तो देखो एक बार एनसीईआरटी उठा के फिर से, ठीक है। चलो नेक्स्ट है डीवाईडीएस करना है। y दे रखा है log ब्रैकेट में cos x e की पावर x, cos e की पावर x, ठीक है। तो डीवाईडीएस अगर मैं करता हूँ इसका, तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/cos e की पावर x, इसको सर्कल मान लो। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन e की पावर x, फिर e की पावर x पे करोगे तो e की पावर x आ जाएगी, साइन अपॉन cos ये tan आ जाएगा, tan e की पावर x इंटू e की पावर x, ये आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, डी पार्ट, तो इसका आंसर आ गया डी पार्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा, बेस्ड ऑन द गिवन शेडेड रीजन एट द फीजिबल रीजन ऑफ द ग्राफ, ठीक है, और ये जेड जो है मैक्सिमम होना चाहिए, उसके लिए कौन से पॉइंट है, ठीक है। तो जेड तुम्हारा है 3x प्लस का 9y। देखो जो भी हमारा ये दे रखा है कर्व, ठीक है, ये हमारा फीजिबल रीजन है, तो इसमें कितने पॉइंट्स आ रहे हैं तुम्हारे पास, एक तुम्हारे पास ए पॉइंट है, एक तुम्हारे पास ए पॉइंट है, कितना है, ए पॉइंट कितना है 0,10। चलो इस पे वैल्यू निकाल लो जेड की, तो 3 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 10, ये आ गया 90, ठीक है। बी पॉइंट, यानी कि जो फीजिबल रीजन होता है ना, तो ये कॉर्नर पॉइंट्स जो होते हैं इनसे वैल्यू निकाल लिया करो। तो बी पॉइंट है 5,5, तो यहाँ पे भी जेड निकाल लो, 3 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 5 यानी 15 प्लस 45 यानी 60 आ जाएगा, ठीक है। फिर सी पॉइंट 15,15, तो जेड आ जाएगा तुम्हारा 3 इंटू 15 प्लस 9 इंटू 15, तो 1545 प्लस 15 9 जब 135 ना, तो ये कितना आ जाएगा 180। चलो डी पे निकाल लो 0,20, तो जेड इक्वल टू 0 प्लस 9 इंटू 20, ये भी 180 आ गया। तो यहाँ पे और यहाँ पे मैक्सिमम है दोनों पे ही, यानी यहाँ पे सी पे भी मैक्सिमम है, डी पे भी मैक्सिमम है, ये पूरी लाइन पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सी डी। अगर एक पॉइंट आता तो हम एक पॉइंट बताते, लेकिन यहाँ पे पूरा सी पे भी और डी पे भी है, मिनिमम पे भी मैक्सिमम पे, तो दोनों को लेना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया है। सेक्शन बी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप मुझे बता देना कि आपको इसका पार्ट 2 चाहिए या नहीं चाहिए। ज्यादा बच्चे कमेंट करेंगे तो मैं पार्ट 2 इसका बना दूंगा, जिसमें सेक्शन बी और सेक्शन सी सॉल्व करवाई जाएगी, ठीक है। लिखा है लीस्ट वैल्यू बताओ इस फंक्शन की, एक एफ एक्स आपको दे रखा है 2 cos x प्लस का x, ठीक है, 0 से π/2 में। जब भी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें या फिर लीस्ट वैल्यू की बात करें तो फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। तो 2 cos x प्लस x, सॉरी डिफरेंशिएट करोगे तो 2 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस है sin x और x का 1, तो यानी माइनस का 2 sin x प्लस 1 आ गया।
और इस एफ डैश एक्स को हम जीरो करते हैं। अगर आपने मैक्सिमम इन वाली एक्सरसाइज की है, यानी 6.5 अगर एक्सरसाइज आपने की है तो आपको पता होना चाहिए कि जीरो करते हैं। तो यहाँ से साइन एक्स आ जाएगा 1/2, यानी एक्स की लो आ जाएगी 30 डिग्री, यानी कि π/6। अब इस π/6 पे जो x π/6 आया है, तो इस पे हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है, क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल है 0 से π/2 है, ठीक है, 0 से π/2 है। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे केस में, हम इस वाले जो हमें गिवन है, जो हमें ये गिवन है एफ एक्स, कितना गिवन है हमें, एफ एक्स गिवन है 2 cos x प्लस का x, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 भी पुट करेंगे, π/2 भी पुट करेंगे, और जो π/6 आया ये भी पुट करेंगे, और देखेंगे किस पे लीस्ट वैल्यू मिल रही है, जिस पे मिलेगी वो आंसर होगा। तो पहले हमने निकाला 0 पे, तो 2 cos 0 प्लस 0, तो cos 0 1 होता है, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने निकाला f π/6 पे, तो 2 इंटू कॉस π/6 प्लस π/6, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करो तो 2 cos π/6 यानी cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस π/6, तो यानी कि π/6 प्लस √3 मिलेगा। π/2 पे निकालते हैं वैल्यू, तो आएगा 2 cos π/2 प्लस का π/2, ठीक है। cos 90 0 होता है तो 0 हो जाएगा, π/2 आ जाएगा, ठीक है। ये π/6 है और ये √3 है, ठीक है। यहाँ पे π/2 है, तो आप सबसे कम वैल्यू देखोगे तो π/2 की ही मिलेगी, क्योंकि पाई का मतलब 3.14, 2 से डिवाइड करोगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये 1 पॉइंट समथिंग पहले से ही है, और ये तो 2 है, तो ये ज्यादा है ये भी ज्यादा, तो लीस्ट वैल्यू π/2 आएगी। आप सॉल्व कर लेना, कैसे सॉल्व करोगे बताता हूँ। देखो पाई की होती है 3.14, 2 से डिवाइड करोगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और यहाँ पे तो √3 1 पॉइंट हो गया, और पाई अलग है π/6, और ये तो 2 है, तो बात ही खत्म होगी। तो सबसे लीस्ट कौन सी वैल्यू मिल रही है, π/2। तो इस तरीके से सी पार्ट आ जाएगा। तो आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आगे कवर करवाता हूँ, ठीक है। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो।